अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ कीजिए, उठ जाइए। आज जुम्मा है, इसे सैयदुल अयाम भी कहा जाता है। दुरूद इब्राहिमी का कसरत से जो है वो विर्द कीजिएगा। इसके साथ साथ जुम्मे की नमाज का खासा अहतमाम कीजिएगा और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए ख़ास जो है दुआ कीजिए, ख़ासतर पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। आज के एक्सप्रेसो में जी बहुत कुछ है, बहुत सारे एक्सप्रेसो हीरोज से, टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे, अपने सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो चीफ जस्टिस के हवाले से है जी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत जो है आज रात 12 बजे मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद होगा। अलविदाई रेफरेंस से नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता रोज़ 10 केसेस सुने थे, जिनमें से 4 मुकदमात पर उन्होंने फैसले दिए, 6 मुकदमात को मुलतवी किया। और केस की समाअत के दौरान एक वकील ने उनसे कहा कि आज आपका आखिरी दिन है, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़िंदगी रही तो जुम्मे को मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में आज ज़ोहराना भी दिया जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी उन्हें ज़ोहराना देंगे। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने का खर्च जो है वो नामजद चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस अपनी जेब से अदा करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 1985 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की थी और उन्हें 1998 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया था। काजी फ़ाइज़ ईसा को अदलिया बहाली वकला तहरीक के बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में 2009 में बराह रास्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 17 सितंबर 2023 को 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने हल्फ उठाया था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेशुमार अहम केसेस की भी समाअत की। जी हाँ, इसके साथ ही ये आज की पहली थी। और अब जो मेजर अपडेट हम क्रिकेट शायकीन के लिए शेयर करने लगे हैं जी। रावलपिंडी में आपको पता है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो खेले जा रहे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, उसके आखिरी टेस्ट के पहले दिन के खेल पर नज़र अगर दौड़ाएं तो ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान की पिच को खुश्क करके स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की जो हिकमत अमली है काम कर गई है जनाब। ऐसे ही कह रहे थे कि हीटर और पंखे काम नहीं दिखाएंगे, काम दिखाया उन्होंने। पिच को खुश करने वाले हीटर्स और इंडस्ट्रियल पंखों ने अपना कमाल दिखा दिया और कौमी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सामने इंग्लिश बैटर्स एक बार फिर बेबस नजर आए। कुछ नहूसत सी नजर आई बैटर्स पर कल की पिच पर। इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा कामयाब बल्लेबाज जेमी स्मिथ रहे, जिन्होंने 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली और उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। साजिद खान की बात करें तो उन्होंने मुल्तान टेस्ट की तरह रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन भी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को आउट किया और नुमान अली 3 और जाहिद महमूद 1 विकेट हासिल करने में कामयाब। लेकिन अब देखना ये कि पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड की पूरी टीम 267 रन बनाकर आउट हुई है। जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बनाए हैं। और हमें दिखाई ये दे रहा है कि बैट्समैन के लिए मुश्किल है इस वक्त खेलना, लेकिन हमारे बैट्समैन तो कारकर्दगी दिखा ही नहीं रहे हैं। 500 रन बनाए थे पहले टेस्ट में और हमें ये लगा कि हम मैच जीतने वाले हैं। अभी भी हमें ये लग रहा है बॉलर्स ने काबू कर लिया है, लेकिन अभी बहुत खेल बाकी है। अभी दूसरी इनिंग्स भी आएंगी। अभी तो पाकिस्तान की बारी चल रही है और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 3 विकेटें तो पहले से गिर चुकी हैं और तकरीबन 200 के करीब अभी रन हैं जो हमें बनाने हैं। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील ने 16 रन बनाए हैं। इस वक्त वो क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट है, फैसला कुन टेस्ट है। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों ने मुल्तान में 1-1 मैच जीत रखा है और 1-1 मैच से बराबरी है इस वक्त। अब ये फैसला कुन टेस्ट है, इसमें कौन सी टीम ट्रॉफी उठाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास गेस्ट स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब और रिशाद महमूद साहब। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को सुबह खैर। और सबसे पहले तो रिशाद साहब, जो एफर्ट हमने की थी पिच को खुश करके स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की जो हमारी स्ट्रेटजी थी, फिर वो काम कर गई। स्पिनर्स ने तो तबाहकुन बॉलिंग की, कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और खासतौर पे रावलपिंडी टेस्ट की पिछले 2-3 सालों में जो उसका कैरेक्टर रहा है पिच का, वहां पे बेशुमार रन स्कोर हुए हैं। बड़ा डोसाइल विकेट था वो और बहुत से लोगों को ये ख्याल था कि इतनी जल्दी कोई ऐसा ट्रैक प्रिपेयर नहीं हो सकेगा बावजूद मेजर्स के जिसपे कोई स्पिन हो सके इतनी जबरदस्त किस्म की जिस तरह मुल्तान में हो रही थी। लेकिन आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर को कि उन्होंने बेहतरीन काम किया और बहुत जो टेक्निक्स आजमाई गई थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैंस रखे गए थे और उसको खुश करने की जो कोशिश थी तो वो कामयाब हुई है और बिल्कुल स्पिन हो रही है बॉल जबरदस्त तरीके से।
जी अहमद, आप बताइएगा कि कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हमें फिर से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है, बैट्समैन बैटिंग ऑर्डर जो है, वो एक बार फिर नाकाम हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें वजह ये है कि आपका जो बैट्समैन है काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर आप देखें, एक अभी जो उनका 100 आया था वो भी जिस दिन बड़ी साजगार थी बैटिंग के लिए पिच, जिसमें शाद मसूद ने 150 किए थे और फिर अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की थी। तो उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक पिछले तकरीबन 1 से 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लो इनिंग्स देखेंगे, क्योंकि कम नंबर्स पे आउट होने वाली है, बहुत सारे सिफर आपको नजर आएंगे। अब हुआ क्या, बेसिकली 2-3 साल पहले आपके फ्लैट विकेट्स बने, तो आप ये समझ रहे थे कि आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। आपके प्लेयर के साथ मसाइल तब भी थे, लेकिन चूंकि बैटिंग विकेट इतने डोसाइल होते थे, इतने प्लेसिड ट्रैक्स होते थे कि आपके प्लेयर की जो सो कॉल्ड टेक्निक कहते हैं वो एक्सपोज नहीं होती थी। तो जब वो एशिया से बाहर अब्दुल्ला शफीक गए, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो वहां पे भी उनकी टेक्निक को रिकी पॉन्टिंग ने उस पर डिफरेंट एंगल्स में, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने बताया कि ये मसाइल हैं, बाद में और भी मसाइल आए जो आप सबके सामने हैं। तो अब देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि एक ये फाइटिंग मैच हो रहा है। लोग बोल रहे हो गए थे आपके मुल्क में जिस तरह से आप पिचेस बना रहे थे, आप अपने आप को धोखा दे रहे थे ऐसी पिचेस बना के कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि जब आपके बुरा वक्त आया तो आप बुरी तरीके से बैटिंग ट्रैक्स पे भी एक्सपोज हो गए। गुड थिंग इज दैट आप रिजल्ट ओरिएंटेड पिच की तरफ जा रहे हैं, तो आप गए तो आप कम से कम एक मैच जीत गए। तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा हमारा टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे। इसमें एक्सपीरियंस की भी कमी है, शाद मसूद को छोड़ के, और फॉर्म की भी कमी है। अच्छा, रिशाद साहब, आपको भी यही लगता है कि एक्सपीरियंस और फॉर्म दोनों की कमी है, और कहीं ना कहीं फिटनेस मसाइल भी हैं? अब हमने देखा कि मीर हमजा की भी टांग में तकलीफ थी, वो भी उन्हें भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, इस टेस्ट मैच में ये बिल्कुल कहा जा रहा था इससे पहले कि हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर बैट्समैन है वो अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस करेंगे, और आखिर तक ये कहा जा रहा था, और ये कहा था कि शायद जाहिद महमूद को ड्रॉप करके मोहम्मद अली खेलेंगे क्योंकि मीर हमजा जख्मी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने किसी वजह से अनचेंज 11 खिलाई है, तो मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक जो कि ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे एक टर्निंग विकेट पे उनसे नहीं खेला जा रहा, तो मेरे ख्याल में हसीबुल्लाह एक बेहतर चॉइस थे, या मोहम्मद हुरैरा अगर होते जो बहुत फॉर्म में हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो अनचेंज 11 खिलाई है उसकी लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये कि भारत टॉप ऑर्डर के साथ जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के, वो अभी तक चल रहे हैं। और इस टेस्ट इनिंग में भी हमें ये नजर आया कि सिर्फ 40 रन पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। फिर एक छोटी सी पार्टनरशिप हो रही है, और अल्लाह करे कि पार्टनरशिप चलती रहे। तो ये डेफिनेटली एक एक्साइटिंग टेस्ट मैच तो है, एक दिन में 13 विकेट गिर जाना, लेकिन ये कि भारत पाकिस्तान को, ये मुझे लगता है कि 267 का जो स्कोर है इंग्लैंड का, ये भी अब काफी एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा होगा। बिल्कुल अहमद, आप देख रहे हैं 73 रन पर खेल रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, 3 खिलाड़ी आउट हैं। इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी काबू में है और काबू में की जा सकती है। आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी टीम को इस वक्त वो किस तरह से खेलें कि इस मैच में वो पहली इनिंग्स में सबकत हासिल कर सकें? अच्छा, ये जो हमारी ये जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है ना, इनका जो दिफा है स्पिन के खिलाफ वो बहुत कमजोर है। यानी वो पुराने प्लेयर नहीं है जो कि स्पिन के खिलाफ मास्टर प्लेयर होते थे। उसकी बड़ी वजूहत है आपके जिस तरह पिछले 1 से 2 दहाई में जिस तरह की आपकी पिचेस बनती रही। एक साहब हमारे सीईओ बने थे अर्ली 2004 में पीसीबी के, वो अब माइक लेके बैठते हैं। तो उन्होंने ग्रीन पिचेस बनाई थी पाकिस्तान में, और वो 12-13 सीजन पाकिस्तान में ग्रीन पिचेस बनी, जिस वजह से आपकी आने वाली जनरेशन स्पिन खेलना भूल गई थी। ये प्लेयर स्पिन पे बड़ा शॉट तो मारते हैं, निकल के मारेंगे, आगे पीछे मारेंगे, दिफा नहीं है। इसलिए इनके लिए यही है कि अपॉर्चुनिटी का वेट करें, ये डिफेंस पे जाते हैं। आप देखिए सॉफ्ट डिसमिसल होते हैं, हार्ड हैंड के साथ खेलते हैं, या तो स्लिप लग जाती है या सामने आसपास के फील्डर जो खड़े होते हैं इनको कैच पकड़ा देते हैं। थोड़ा पॉजिटिव इस तरह से कहने कि बुरी बॉल का इंतजार करें, बड़ा शॉट मारना है तो मेरिट पे मारे, फोर्सफुल ना मारे कि अब वैसे लगे कि विकेट थ्रो करके आ रहे हैं। कल का भी आप देखें अब्दुल्ला शफीक अगली टांग में खेलने वाली बॉल को पीछे चले गए, जिस वजह से उसने मौका दिया कि बॉल स्पिन हो जाए और उनके पैड्स पे लग गया। साइम अयूब का भी सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। कामरान गुलाम का चलिए अभी वो नया है, वो एक शायद बॉल का एंगल मिस कर गए या बॉल उनको बाउंस को जज नहीं कर सके, वो कोई ऐसा बॉल नहीं था। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेंगे तो उनको चेस कर सकते हैं, वरना मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड बड़ी प्लानिंग के साथ आया है दूसरे टेस्ट में। अगर सुबह ऐसी बातें ना करें, हम जो है ना वो दिल हाथ में लेके बैठे होते हैं जब मैच चल रहा होता है। अच्छा रिशाद साहब, कप्तान और नायब कप्तान दोनों विकेट पर मौजूद हैं, शान बढ़ाएंगे फिर शान मसूद आज 16
रन्स पे हैं अभी, और आगे क्या सजेशन देंगे उनको? आपको किस सोच, किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलना चाहिए आज? जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि शान का जो फॉर्म है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है। उन्होंने 150 रन जरूर बनाए थे पिछले टेस्ट में, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन ये कि उसके बाद से वो बहुत सॉफ्ट डिसमिसल्स पे आउट हो रहे हैं, और वो ऐसा लग रहा है कि उनके पास भी, जैसे अहमद ने कहा, कि स्पिन खेलने की टेक्निक अच्छी नहीं है उनके पास। तो लेट्स होप कि ये पार्टनरशिप आगे अच्छी चले। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब इंग्लैंड के 100 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद जो 107 रन की पार्टनरशिप हुई थी, वो उसमें मैं समझता हूँ शान की कप्तानी का फुकदान ये नजर आया कि जब साजिद को और जाहिद महमूद को इंग्लैंड के प्लेयर्स काफी छक्के मार रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद थे। सलमान आगा थे और आमिर जमाल थे, लेकिन उनको बिल्कुल ट्राई नहीं किया गया। तो उसकी वजह से 107 रन की पार्टनरशिप हुई और बड़ा एग्रेसिव खेले इंग्लैंड वाले। मेरे ख्याल में उस वक्त डेफिनेटली शान को एक बेहतर कप्तानी करनी चाहिए थी और चेंजेस करने चाहिए थे। अच्छा अमर, ये बताइएगा कि व्हाट वुड बी अ गुड स्कोर जो हम देख सकते हैं कि अगर हम पहली इनिंग्स में कर पाएं तो दूसरी इनिंग में हमें सपोर्ट करेगा वो? और इसके साथ ये भी बताइएगा कि हम ये देख रहे थे, कल ही बात कर रहे थे कि अगर हम 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरते हैं तो उस सूरत में हमें ज़रा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन हमने देखा है कि किसी फास्ट बॉलर से कोई ओवर नहीं करवाया गया है और पूरी इनिंग्स में हम सिर्फ अपने साथ लाए गए जो स्पिनर्स थे उन्हीं का इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, ये जो पिच है रावलपिंडी का अभी ना, तो इसमें फास्ट बॉलर थोड़ा जान वाला चाहिए, यानी कि जो बॉल को आके मार सके और इस आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर ये कितने जो सपोर्ट नहीं है उसमें से कुछ कर सके। तो अभी आमिर जमाल भी ठीक है, लेकिन वो भी इंजरी से वापस आया, अगर आप देखें तो शायद उसलिए डर रहे होंगे। लेकिन पता क्या, एक तो शान से गलती हुई थी, अभी रिशाद भाई जिसका जिक्र कर रहे थे पार्टनरशिप का, शान से गलती हुई कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आगा सलमान की बात करें, आप उनको कुछ ओवर्स के लिए ट्राई कर लेते, एक रेस्ट देने के लिए। ठीक है, अमर से मेरा कनेक्शन जो है वो दोबारा रब्ता करने की कोशिश रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे आज के दिन के अख्ताम तक क्या पार्टनरशिप होनी चाहिए? और ये जो दोनों कप्तान और नायब कप्तान मौजूद हैं, इन्हें कम से कम कितने रन की इनिंग्स खेलनी चाहिए? 100 रन की इनिंग्स तो खेलनी चाहिए, और क्या सजेस्ट करेंगे वो? ठीक है, अमर भी हमारे साथ मौजूद है। रिशाद साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा कि आज के दिन के अख्ताम पर आप कैसा देखते हैं आज के खेल को? जी हाँ, देखिए, इसमें कम से कम मैं तो समझता हूँ कि 100 रन की पार्टनरशिप तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, दोनों मुस्तनद बैट्समैन हैं और रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी हैं। लेकिन ये कि जो पाकिस्तान का पिछले 4-5 इनिंग में पैटर्न रहा है, वो थोड़ा सा उससे पाकिस्तान को थोड़ी सी इंकरेजमेंट ये मिलती है कि पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है इस सीरीज में भी, और खासतौर पे सलमान आगा ने, मोहम्मद रिजवान ने भी, और उसके बाद फिर आमिर जमाल ने नीचे आके फिर नुमान अली ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। तो लोअर ऑर्डर में काफी दम है, और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा टोटल नहीं है। अगर संभल के खेलें और कोई गैर जरूरी बुरे शॉट ना खेले तो मेरे ख्याल है इसको ओवर पावर कर सकते हैं, ओवरहॉल कर सकते हैं। अच्छा अमर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिएगा। हम डिस्कस है कॉम्बिनेशंस पर और फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी पर। आपको क्या लगता है, हम दूसरी टीम में भी देख रहे हैं फास्ट बॉलर नहीं है, तो पहले से दोनों टीमों का अंदाजा था पिच की वजह से जो हमने सारी कोशिशें की थी अपने बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए, वो कहीं उनके बॉलर के काम ना आ जाए? अहमर से मेरा ख्याल है राब्ता जरा मुश्किल हो रहा है। अहमर, आपके पास वापस आते हैं, बताइएगा अहमर, इस वक्त बताइएगा, आपने सवाल सुना है मेरा? जी, आपने फास्ट बॉलिंग पे बात की? फास्ट बॉलिंग पे बात की थी, लेकिन मैंने ये भी पूछा था कि जिस तरह से हम अपने साथ स्पिनर्स लेकर उतरे हैं मैदान में, साथ वाली टीम इंग्लैंड भी ऐसे ही उतरी है, तो क्या अब ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि बजाय हमें फायदा देने की उनको फायदा दे जाए चीज? देखिए, बात ये कि कुछ ना कुछ तो होगा ना। देखें, अगर ये ग्रीन विकेट बनता तो फिर उन्होंने भी फास्ट बॉलर मैदान में उतारने थे। आपने फाइट करना होता है जब आप, इट्स अ चैलेंज कि देखिए पिच अभी बीच बीच में स्पिन हो रहा है, आगे जाके अगर ज्यादा स्पिन हुआ लेट्स सपोज, तो आपको मुकाबला करना है, आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि आपने। निशाद साहब, आप बता दीजिए। जी,
जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके जो फास्ट बॉलर हैं गस एटकिंसन, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी नपी तुली बॉलिंग की है। पाकिस्तानी बैट्समैन, दोनों बैट्समैन को काफी चेक में रखा है। तो मैं समझता हूं कि जो फास्ट बॉलिंग भी इस पिच से अगर थोड़ी सी रिवर्स स्विंग शुरू हो जाए तो मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली इनके लेग स्पिनर जो उन्होंने इस टेस्ट में खिलाए हैं, रेहान अहमद इंग्लैंड ने, वो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है ज्यादा मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं बनिस्बत शोएब जो बशीर खेल रहे हैं और दूसरे बॉलर जो हैं लीच हैं, उनके मुकाबिल मेरे ख्याल में रेहान अहमद ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए थे कल, या 2 ओवर किए थे। तो इट विल बी नॉट एन इजी चैलेंज। पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और जैसे आपने कहा कि ये स्पिन पिच बनाना पाकिस्तान के लिए खुद भी एक चैलेंज बन जाएगा। अच्छा, एवर अगर आज पूरा दिन पाकिस्तान करता है बैटिंग, तो फिर कितने % चांसेस होंगे हमारे पास मैच जीतने के? देखिए, पूरा दिन बैटिंग मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर कर लेता है तो फिर तो बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे। इस पूरे दिन बैटिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान कोई करीब 400 साढ़े 450 रन बना लेगा, और ये अच्छी खासी लीड बनती है, फिर तो हम बहुत ड्राइविंग सीट पे हो। मेरा ख्याल ये रियलिस्टिकली कि अगर पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अच्छी बैटिंग करके 50-100 के बीच में लीड ले लेता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड एफर्ट। वो भी एक अच्छा एफर्ट माना जाएगा इस पिच के ऊपर, जिस तरह से जी ये पिच अगर आगे डिपेंड करता है खेलेगा कैसे, क्योंकि इसके रवैया चेंज किया गया है पिच का, तो डिपेंड करेगा। उसमें सबके लिए बहुत सारा कुछ लगता है कि सरप्राइज आएगा आगे। अच्छा रिशाद साहब, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर हम ये मैच जीतते हैं तो क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तानी टीम की अगली सीरीज में, आने वाली सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया और आगे हम देख रहे हैं, उसमें क्या सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? और अगर फर्ज करें कि खुदा ना खास्ता हम ये मैच हार जाते हैं, तो मोराल की क्या कंडीशन होगी? जी हाँ, देखिए पिछले 6-7 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान इस सीरीज से पहले हारता रहा है, सीरीज का भी पहला टेस्ट हारता रहा है, तो बहुत डिमोरलाइजिंग था वो पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो जीत थी सेकंड टेस्ट में, उससे पूरी कौम को एक उम्मीद दी है दोबारा कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, और दोबारा बेहतर प्लेयर्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस किए हैं, उसका नतीजा नजर आ रहा है। आखिर जावेद साहब भी एक फॉरवर्ड लुकिंग हेड सेलेक्टर आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे मूव्स किए बहुत कम अरसे में। तो मैं समझता हूँ कि अगर जीत जाते हैं पाकिस्तान, तो बहुत बड़ा मेजर बूस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, आई वंस अगेन आई से इट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर पाकिस्तान। और आगे ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज और T20 सीरीज तो है ही, लेकिन उसके अलावा हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलना है और श्रीलंका के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इस टेस्ट में बहुत फाइट करे और ये सीरीज जीते और ये टेस्ट मैच जीते। हम यही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब और अहमद सती हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। देखते हैं जी आज के दूसरे दिन का जो आगाज है वो कैसा होता है। 10 बजे मैच शुरू होना है, तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे अब साथ शेयर करते रहेंगे। अब जरा सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ा लेते हैं। कुछ तो जान तरीके इंसाफ में बाएगी, क्योंकि कुछ मुश्किलात में कमी देखने में आई है। कोई पहली कमी आप कह लें इसको, तोशाखाना 2 में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी के बाद अब गुज़िश्ता रोज उन्हें 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद पहले वो बनीगाला गईं और फिर पेशावर पहुंच गईं। बुशरा बीबी को रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। ताहम फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल कर दी थी, लेकिन फिर बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। ताहम आज उन्हें इस केस में जो है कल वो बरी कर दिया गया था। और दूसरी जानिब अदालती हुक्म पर अडियाला जेल में वकला की टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई। और वकला की जानिब से बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बुशरा बीबी की रिहाई और उनकी जो मुलाकात पर सेनेटर फैसल वारा ने बड़ा इंकशाफ किया है और तहरीक इंसाफ की डील होने का दावा भी कर दिया गया है। एक रोज़ कबल उन्होंने बताया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और उनकी रिहाई 100% डील का ही नतीजा है। बानी पीटीआई की भी 27 अक्टूबर तक जेल में मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, जबकि पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई है। बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए उन्हें जेल में रखा जा रहा है, और अगर कोई डील होती तो वो इतने माह जेल में क्यों गुजारते? बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई। हर किस्म का जोरदस्ती, हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की, लेकिन खान साहब और खान साहब के नजरिए के साथ वो रही। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, मेरिट पे होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा।
दावा कर दिया उन्होंने कि बानी पीटीआई भी जल्द रिहा हो जाएंगे और मेरिट पर रिहा होंगे, अदालतों से मेरिट पर उनकी भी रिहाई होगी। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे तो फ़ख्र पाकिस्तान एसपी बिनिश फातिमा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। अगर पाकिस्तानी खवातीन की अब बात करें तो आपको बताएं कि कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहां ये अपना लोहा नहीं मनवा रही हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज एक दबंग पुलिस ऑफिसर से। बिनिश फातिमा उनका नाम है, जिन्होंने अमेरिका के शहर बॉस्टन में मुनक़िदा तकरीब में बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीता है। सदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने एसपी बिनिश फातिमा को बैनुल-अक़वामी अवार्ड बराए IACP 2024 से नवाजा है। IACP हर साल दुनिया भर के 40 से कम उम्र हज़ारों अफराद में से सबसे जो बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं उनका इंतखाब करते हैं और इस साल ये एजाज़ रावलपिंडी में तैनात पंजाब पुलिस की ऑफिसर ने अपने नाम किया है। एसपी बिनिश फातिमा पंजाब पुलिस की तारीख में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की क़यादत करने वाली वो पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्होंने समाजी नाहमवारियों की रुकावटें अबूर करते हुए बच्चों और ख़वातीन की देखभाल के लिए काम किया है। उन्होंने पंजाब में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर और हेल्प डेस्क कायम किया है, जबकि इस्लामाबाद में पहला मिसाक सेंटर भी कायम किया है जो एक पुलिस हेल्प डेस्क है, मजहबी अक़लियतों के लिए रिपोर्टिंग करता है। इसके साथ साथ एसपी बिनिश फातिमा को रावलपिंडी की पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर होने का एजाज़ भी हासिल है। मजीद बिनिश से ही बात कर लेते हैं। हमारी दबंग पुलिस ऑफिसर बिनिश फातिमा हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए। ये बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी फीलिंग्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने मुल्क को, आप अपने डिपार्टमेंट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान को एक ग्लोबल स्टेज पे आई वाज एबल टू रिकमेंड, और सबसे ज़्यादा खुशी की यही बात है। बिल्कुल। तो आईजी साहब ने भी आपको मुबारकबाद दी है। फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया आपको अवार्ड मिलने पर? Of course they were all very happy. IG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, he is a great leader, और in fact he was one of the persons जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में भेजा भी और नॉमिनेट भी किया। तो I'm really grateful to him also, and family was also very happy. ओके और इस सारे प्रोसेस में ख़ास तौर पे ये जो आपका आप एसपी पंजाब पुलिस बनी है, आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? हमेशा से आपको सपोर्ट किया आपके एम के लिए उन्होंने? जी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, इनफैक्ट जितने भी मेरे फैमिली के लोग हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ माय प्रोफेशन, और उनकी तरफ से हमेशा मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली है। अच्छा, तो बिनिश ये बताएं, जिंदगी में कभी आपने सोचा था कि पुलिस ऑफिसर बनेंगी? कैसे इस मकाम तक पहुंची आप? अपनी जिंदगी के बारे में बताइएगा। मैंने हमेशा सोचा था, मैं पुलिस खुद चूज करके पुलिस में आई, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देकर मैं आई, और मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देके पुलिस चूज़ की, और मुझे बहुत पसंद है पुलिस। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस प्रोफेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम जो पुलिस रिलेटेड है, जितनी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना इमीडिएट रिलीफ पुलिस में रहकर हम दे सकते हैं, जितना हमारी सोसाइटी में पुलिस का एक मेजर क्रिटिकल रोल है, ये सब चीज़ें मिलके इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बनाती हैं, और आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। अरे एग्जैक्टली, और हमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जिस तरह से आप जैसी ख़वातीन आती हैं और छा जाती हैं। अच्छा बिनिश, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसने आपको फोर्स किया, या कोई आपका ऐसा मेंटोर होगा, आपने सोचा कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है और इसी तरीके से मुझे सर्व करना है? मेरे मेंटोर हमेशा से मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर ही रहे हैं, और हमेशा से वो बड़ा इनकरेज करते थे इस चीज़ को कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे करियर में होना चाहिए कि दे फील एम्पावर्ड, और पुलिस से ज़्यादा एम्पावरिंग प्रोफेशन मेरा नहीं ख्याल कि ख़वातीन के लिए कोई और है। और सबसे दूसरी बात ये थी कि व्हेन आई वांटेड टू जॉइन सिविल सर्विसेज, तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जिस वक्त मैंने एग्ज़ाम दिया तो पुलिस के अंदर इतनी लड़कियाँ नहीं थी, तो ये इस तरह का प्रोफेशन लगता था जिसमें मुझे लगता था कि अगर मैं एज अ फीमेल ज्वाइन करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो ये दो मोटिवेशंस थी जिनको लेकर आई जॉइन पुलिस। बिल्कुल। और बिनिश, हम ये देखते हैं कि आप हैं, शहरबानो नकवी हैं, आप ख़वातीन हम पहले भी देखते थे पुलिस में होती थी, लेकिन अब आप लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम देना शुरू कर दिए जो पहले हमें दिखाई नहीं देते थे और अमूमन मर्दों के हिस्से में आते थे। आपको क्या लगता है, क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपकी पुलिस फोर्स में शामिल हैं पहले से ख़वातीन, और जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जो ख़वातीन शामिल होना चाहती हैं?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में हम पुलिस में उस टाइम पर आए जब कुछ खवातीन सीनियर अफसर इस तरह थी जिन्होंने हमारे लिए बड़े सारे खोले, बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें मैडम अमारा अतर है, मैडम आमना है, मैडम आयशा है, मैडम शाइस्ता हैं जो डीपीओ भी रही, फिर मारिया रही हैं। तो ये बहुत सारी वो लेडी अफसरान हैं जिन्होंने हमसे पहले उस टाइम पे पुलिस ज्वाइन की, जबकि अब तो फिर 2% ऑलमोस्ट 2% थोड़ा कम पुलिस में खवातीन है। इन लोगों ने जब ज्वाइन की तब तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन लोगों के अच्छे काम की वजह से हमारे लिए चीजें काफी आसान हो गई। अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन अब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारे सीनियर्स हमें बड़ा प्रमोट करते हैं, अच्छी पोस्टिंग्स देते हैं, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स फीमेल्स आर ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग्स इन ऑल द प्रोफेशंस इन पाकिस्तान। तो पब्लिक परसेप्शन भी बहुत बेहतर हो गया है, डिपार्टमेंट के अंदर आना भी बहुत आसान हो गया है, इंकरेजमेंट भी बहुत ज्यादा हो रही है और सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा बिनीश, पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की जो है क़यादत करने वाली आप पहली खातून ऑफिसर आई, इस तजुर्बे के हवाले से बताइएगा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैंने अपनी मोस्टली पोस्टिंग्स थ्रू आउट द करियर ऑपरेशनल की हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट वन ऑफ द मेन पोस्टिंग्स रही है उसके अंदर, बिकॉज आई वाज एबल टू हेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आप हीनस क्राइम को डील करते हैं, जिसमें गैंग्स, नारकोटिक्स, आपका जितना भी हीनस क्राइम है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैती, मर्डर, ये वाले रैकेट्स आते हैं, पूरे गैंग्स आते हैं। इसके अंदर मोर देन 9 months आई हैव बीन एबल टू सर्व और हमने बड़े इंपॉर्टेंट गैंग्स को ना सिर्फ क्रैक किया बल्कि पिंडी जैसी इंपॉर्टेंट सिटी में कई ऐसे रैकेट्स थे जो कि बड़े अरसे से ऑपरेट कर रहे थे। वी वर एबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट इट एंड दिस पोस्टिंग हैज बीन वन ऑफ द की रीजंस आई वाज एबल टू गेट दिस अवार्ड, बिकॉज ये जो अवार्ड है इसके अंदर दे आस्क यू फॉर केसेस जो आपने अपने पूरे करियर के अंदर सॉल्व किए हैं। अच्छा। और आप वो सारे केसेस एज नॉमिनेशंस भेजते हैं एंड देन फ्रॉम पूल ऑफ ग्लोबल ऑफिसर्स दे चूज मल्टीपल केसेस और दैट्स हाउ यू आर एबल टू गेट द अवार्ड। तो ये केसेस की बात ही कर रहे हैं, तो बताइएगा केसेस कौन से ऐसे केसेस हैं आपके करियर में जो अब तक आपके सामने आए हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले से हो, किसी और हवाले से हो, आपके सामने कौन से ऐसे केसेस आए हैं जिन्हें आप सॉल्व कर रही हैं या कर चुकी हैं, जो कि आप हमारे नाज़रीन को भी दोबारा से याद दहानी जिसके करवाना चाहें? मल्टीपल केसेस देखें, पूरे कैरियर की प्रोफाइल आप अपनी भेजते हैं और इसी तरह जो इनके 170 कंट्रीज हैं जो IACP के मेंबर्स हैं उसके सब ऑफिसर्स अपने जो मल्टीपल नॉमिनेशंस होती हैं फ्रॉम द होम कंट्री वो अपने केसेस को भेजते हैं। मैंने भी अपने पूरे कैरियर की प्रोफाइल भेजी जिसमें मेरी फ्रॉम द स्टार्टिंग पहली पोस्टिंग से लेकर आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस किए, जिसमें मल्टीपल किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं, कार थेफ्ट के रैकेट्स हैं, नारकोटिक डीलर्स हैं, कई इस तरह के POs हैं जो कि बड़े अरसे से पकड़े नहीं गए थे 2012-2013 से फुजिटिव, बट वी वर एबल टू ट्रेस देम। टेक्नोलॉजिकली आपका क्या स्किल लेवल है, किस तरह के काम आप एज एन ऑफिसर कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसके अंदर सबमिट करते हैं। दैट्स हाउ वो आपको पूरे दुनिया के पुलिस ऑफिसर्स में से कंपेयर करते हैं। 40 अंडर 40 बेसिकली ये अवार्ड है कि पीपल लेस देन 40 years ऑफ एज और उनको वो चूज करते हैं। तो उस सारे क्राइटेरिया पे वी वर एबल टू गेट दिस अवार्ड फॉर आवर कंट्री। सही है। अच्छा विनीश, वैसे यूजुअली तो हम यही देखते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं ना बड़े सख्त मिजाज टाइप होते हैं, आपके बारे में क्या कह सकती हैं? आप थोड़ी सी नरम मिजाज हैं या आप भी बड़ी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं? मैं भी आपका इंट्रो सुन रही थी कि दबंग पुलिस ऑफिसर, इस तरह का नहीं होता, इस तरह का नहीं होता है। देखिए, पुलिस इज फ्रॉम पब्लिक एंड पब्लिक इज फ्रॉम पुलिस, और पंजाब पुलिस स्पेशली वी आर ट्राइंग वेरी आवर लेवल बेस्ट कि हम एक बड़ी पब्लिक अकाउंटेबल एंड पब्लिक एक्सेसिबल पुलिस को बना सकें। अभी जो मेरी करंट पोस्टिंग है इट इज एज चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी, और अभी भी वी आर ट्राइंग टू एवरी डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ट्राई टू डू इज टू चेंज कल्चर। हम लोगों को बता सकें कि वी आर हियर टू हेल्प, आई एम हियर टू हेल्प, माई ऑफिस इज ऑलवेज ओपन। इसी तरह जो मेरी फोर्स है दे आर फॉर यू। हमारा कोई काम नहीं है जब तक हम लोगों को असिस्ट ना कर सकें, फैसिलिटेट ना कर सकें, उनके लिए आसानियां ना कर सकें। ऑफ कोर्स पुलिस के साथ जो एक परसेप्शन अटैच्ड है वो खाली पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली जो है पुलिस के साथ जो परसेप्शन अटैच्ड है, अगर आप मल्टीपल पोल्स गैलप के और बाकी चीजों के देखें तो उसमें क्योंकि पुलिस ऑफ कोर्स आपको चीज करने से रोकती है, इट इज अ बैरियर बिटवीन गुड एंड इविल, और मल्टीपल चीजों पे आपको कहती है कि ऐसे नहीं ऐसे करें, तो वो जो रोक टोक वाला मैकेनिज्म होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा कहती हूँ रोक टोक आपको अपने पेरेंट्स की भी अच्छी नहीं लगती। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन व्हाई जो पुलिस से नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है। जब आप रोकते हैं तो आपको लगता है ये शो ऑफ फोर्स है, जबकि बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट सोसाइटी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है।
अभी तो हमारे ऑफिसर्स, हमारे जितना भी पुलिस के अंदर लोग काम करते हैं, दे आर ओपन टू पब्लिक, और हम चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हम लोगों के लिए आसानी क्रिएट कर सकें, अपने सिस्टम्स को बेहतर कर सकें और अकाउंटेबल कर सकें। बिल्कुल। और तो, आप infrastructure जैसे ऑफिसर्स की इंडक्शन की वजह से बिनिश, मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तासुर जाना शुरू हो गया है, एक नरम तासुर जाना शुरू हो गया, और जो कि पूरी दुनिया में है भी। बाकी दुनिया में एक आसान तरीके से गुफ्तगू की जाती है पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से जब भी मुखातिब किया जाता है आम शहरी को। तो बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपको हम एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं अवार्ड जीतने के लिए, बहुत और शुक्रिया आपका। हम चाहेंगे आप ऐसे ही अवार्ड्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी खवातीन के लिए खास तौर पर यूं ही लेकर चलती चली आएं। जी हाँ, थैंक यू बहुत-बहुत सो मच। बिनिश फातिमा एसपी पंजाब पुलिस हमारे साथ मौजूद थी, और तरीके से खवातीन आगे बढ़ती रहें और काम करती रहेंगी, मुल्क बहुत तरक्की करेगा। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। फ़ज़ाई आलूदगी ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। आपको बताएं कि पंजाब में स्मॉग की जो सूरत हाल है, मसला ये फिर सर उठाने लगा है। लाहौर फिर से मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार शहरों में सर फहरिस्त आने लगा है, और हुकूमत ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस स्कूल खुलने के वक्त में तब्दीली कर दी है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। बच्चों के लिए स्कूल सुबह उठकर जाना एक मुश्किल काम है। 8:45 पर वो अब उठेंगे और अपने स्कूलों को पहुंचेंगे। स्कूल खुलने का नया वक्त 28 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चों की असेंबली क्लास रूम में ही होगी, और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर पाबंदी आयद की गई है, और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने आवाम से ये कहा है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जाएं और ज़्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। इसकी ताकीद तो हम भी आपको बहुत दिनों से कर रहे हैं, जब से ये स्मॉग जो है लाहौर में आ गई है दोबारा वापस। हर साल ये जो मौसम है इसका शुरू होता है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए सांस के आर्जे में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ हैं, वो घरों से बाहर हरगिज़ ना जाएँ, और मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जो लोग कम क़ुव्वत मुदाफ़त वाले हैं वो भी अच्छी खुराक लें, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो स्मॉग का असर है ना उसे किसी हद तक तो महफूज रह सके, वरना डेली रूटीन में काम के लिए तो आपने घर से बाहर जाना ही जाना है। सारी सूरत हाल पे बात करते हैं जी। राजा जहांगीर अनवर साहब, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा जहांगीर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि अभी सर्दी नहीं शुरू हुई लेकिन लाहौर मुसलसल आलूदगी में सर फहरिस्त आना शुरू हो गया है। स्मॉग जो है वो बढ़ गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम देख रहे हैं कभी कभी ये 550 तक चला जाता है, और कुछ एरियाज़ में 800 से भी तजावुज़ कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये बेसिकली इसको दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हमारी पूरी दुनिया से नबरदाज़मा है, एक तो उसका एक पहलू है जो मैं आगे चल के थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। दूसरा है लोकल इश्यूज। मैं लाहौर के हवाले से आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया, तो मैं लाहौर की थोड़ी सी कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर शहर को तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, जिसके अंदर 45 लाख मोटरसाइकिल हैं, 13 लाख गाड़ियां हैं, इसके गिरदोनवा में 1200 भट्टा जात हैं, इसके ज़िला लाहौर के अंदर 6800 इंडस्ट्री है। लाहौर शहर के गिरदोनवा में जो चावल की काश्त होती है उसकी हार्वेस्टिंग तकरीबन 6.6 मिलियन एकड़ जो है उस पे काश्त होती है, और उसका सारा जो स्टबल बर्निंग होती है, ये सारे का सारा धुआं जो है ये फिजा में जाता है जी। इसके साथ जो एक बहुत बड़ा पहलू है वो है हमारे नेबर में इंडिया का जो इंडियन पंजाब है, जो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक है, उधर सारी की सारी स्टबल बर्निंग की वजह से 30% कंट्रीब्यूटर इंडिया है इस सारी स्मॉग में। अब दूसरा ये है कि ये इसका सीजनल इफेक्ट अपनी जगह ये राउंड द ईयर अवेलेबल रहती है, क्योंकि ये राउंड द ईयर यही जो ट्रैफिक रेगुलर ट्रैफिक है और ये इंडस्ट्री और ये भट्टा जात है। अब ये जो वेदर की एक मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, और वो ये हैं कि जब इंडिया की तरफ से ईस्टर्न विंड कॉरिडोर खुल जाता है इस सीजन में, और जितना धुआं इंडिया वाला है वो सारा लाहौर के अंदर आके ये तबाही फैलाता है जी। अब इसके लिए हमने हर साल, आपको पता है पिछले 8-9 साल से लाहौर के अंदर ये फिनोमेना है। मुझे इस दिन पूछा कि जी कराची में से ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा मसाइल हैं, डस्ट ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे स्मॉग नहीं होती। वहाँ पे जो सी ब्रीज है वो उसको मूव करती रहती है, जिसकी वजह से वहां से वो ये अल्लाह का शुक्र है कराची वालों को ये मसला दरपेश नहीं है। लाहौर के मसाइल में
दूसरा हिस्सा अब हर साल ये आपको मैंने जैसे कहा कि 8-9 साल से ये हमें इससे नंबर आजमा होना पड़ा है। इसमें 3 हिस्से हैं जी। इससे पहले पास्ट में ये होता रहा कि हम इसको स्मोक मैनेजमेंट का एक प्लान बनाते थे जो अक्टूबर से शुरू होकर जनवरी फरवरी तक खत्म हो जाता था। इस मौजूदा हुकूमत ने आके इसको शुरू किया अप्रैल से, और पिछले 6 माह से हमने इसको डिफरेंट एरियाज में एक सबसे पहले तो उन्होंने होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ कि इसमें पहले सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, अब इन्होंने इसकी होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी चीजें देखता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काश्तकारों के साथ एंगेज करता है, एनर्जी डिपार्टमेंट फॉसल फ्यूल को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन कवर कर रहा होता है, PHA जो है वो पौधों को, तो ये बेशुमार महकमे इसके साथ शामिल होकर उन्होंने इस दफा अपनी पूरी कोशिश की। अब ये जो रिसेंट एक फिनोमेना हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले मंडे को तकरीबन एकदम से ये जो आपने नंबर्स दिए बिल्कुल ये दुरुस्त हैं कि 450 450 तक AQI चला गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, और उसकी बिल्कुल वजह क्योंकि नॉर्मली इस वेदर में आके चूंकि सर्दियों में ये स्मोक कहते हैं, स्मोक और फॉग को मिक्सचर को स्मोक कहते हैं, तो ये दोनों चीजों ने मिलके हैवक फैला दी, क्योंकि शाम के वक्त ये को तकरीबन 450 तक हिट कर रहा था, जबकि इंडियन पंजाब में ये 650 तक गया। अब उसमें वजह ये हुई कि ये पूरे लाहौर की जो ऊपर जो फजा थी उसमें जो एयर मूवमेंट होती है वो रुक गई, और फिर अगले ही दिन ये आपने कल शाम तक ये 150 पे आ गया था ड्रॉप होके, क्योंकि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाहौर के अंदर विंड चल रही थी जो सारी स्मोक को हटा रही थी। ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो हुकूमती इक़दामात हैं वो मैं थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको गोशगुजार करूं कि हुकूमत ने 6 माह पहले से ये काम शुरू किया, और आपको ये क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा स्मोक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है लाहौर के जिसमें मैंने कहा 1200 भट्टा जात है, हमने उन सबको कोशिश की, और ये भट्टा जात क्या जलाते हैं, ये यूज रबर जलाते हैं, ये पुराना लंडा जलाते हैं, ये वो ऑयल जलाते हैं जिससे कार्बन बहुत ज्यादा एमिट होती है, जबकि हमने इनको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। अब इस दफा गवर्नमेंट ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हमने तकरीबन 550 भट्टे गिराए हैं, ताकि ये अगर नोटिस के बावजूद और सारी डेटरेंस के बावजूद और सारे हैजर्ड के बावजूद वो नहीं मान रहे, तो हमने वो भी किए। नंबर 2, हमने 66 के करीब इंडस्ट्री लाहौर के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्री है जो इलीगल मोहल्ला जात में है और वो री रोलिंग भी कर रही है और पैरालिसिस प्लांट्स भी चला रही है, उनको भी गिराया, एस्फॉल्ट प्लांट्स बंद किए। इसके अलावा कोई 400 मिलियन के जुर्माने हमने व्हीकुलर ट्रैफिक पे किए। और फसलों की जो बाकियात है उनको जलाने पर भी पाबंदी है, सख्त किए जा रहे हैं। सब क्विकली जरा बताइएगा, जो आर्टिफिशियल रेन के हवाले से कहा जा रहा है कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी जिससे किसी हद तक कमी हो जाए स्मॉग में, तो ये मामला कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल जी, हमने इसकी भी तैयारी कर रखी है। हमारे साथ आर्म्ड फोर्सेस के जो तहकीकाती इदारे हैं उनके साथ मिलके, स्पार्को के साथ मिलके, सिविल एविएशन के साथ मिलके हमने पूरी इसकी प्लानिंग कर रखी है। इसमें भी अगेन वी आर डिपेंडेंट अपॉन द वेदर, क्योंकि अगर मैं क्विकली समझा सकूं कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है ये तब भी पॉसिबल होती है जब आपका जो वेदर कंड्यूसिव होगा। क्लाउड जो है अगर हम इसको 8 हिस्सों में तकसीम करें आसमान को, जहाँ पे बारिश बरसाना चाहते हैं हम, तो 5 हिस्सों में क्लाउड्स होने जरूरी हैं, और उसके बाद उसको क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। हम उसके बाद जो पूरा ऑपरेशन होता है उसके लिए हमारे साथ जो है इदारों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इंशाल्लाह ये 28-29 को हम एक अटेम्प्ट करेंगे, चूंकि वेदर का फोरकास्ट जो है वो हमारा मेट डिपार्टमेंट जो है हमें फोरकास्ट करता है कि अब वेदर कंड्यूसिव होने जा रहा है। चलिए जबरदस्त, बहुत अच्छे इकदाम हैं और आपको ठीक टाइम पर लेने चाहिए। अभी तो हम देखते हैं कि इस वक्त इंडेक्स में भी कमी है, 205 पर चल रहा है, और जो ही ये 500 पे तब ये इकदाम कीजिएगा। राजू साहब, हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। और मानसेरा से जब हम निकले और उसके बाद आगे इछड़ियाँ गांव आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है, शिंक्यारी से आगे। शिंक्यारी तो बहुत ही एक तिलिस्माती सा गांव हुआ करता था, लेकिन अब उसमें वो तिलिस्म नहीं रहा। आबादी बढ़ गई है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, वगरना शिंक्यारी पे बाकायदा शायरी हुआ करती थी। सफ़र शायद का पहला सीज़न जो है मुझे याद है कि हमने शिंक्यारी पे जो हुई शायरी है उसको कोट किया था। बहुत ही खूबसूरत टाउन। और इछड़ियाँ में आप जब आते हैं तो कराकोरम हाईवे पर
आपको एक जगह नज़र आती है, उस पर एक हॉस्पिटल नज़र आता है, इसार हेल्थ सेंटर। और उसके जब आप अंदर आते हैं तो आपको एक बड़ी हैरत होती है कि एक बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है, जहाँ पे अगर आपको मुताले का शौक़ है तो आपको वो जो किताबें हैं, आपकी ज़िंदगी में जो ड्रीम रहा होता है, ख्वाब रहा होता है कि ये किताबें मैं पढ़ूँगा, वो किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। एक से एक खूबसूरत किताब जो है, वो चाहे वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, चाहे ईस्टर्न है, चाहे रिलीजन है, बहुत अच्छी कलेक्शन जो है वो है। और आप हैरत होती है कि एक हॉस्पिटल है और इतनी अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पे कैसे, और मालूम होता है कि ये फ़लाही एक इदारा है जो कि यहाँ पे जो लोग बीमार होते हैं और सारा जो है उसको उनको फैसिलिटेट करता है। तो वकास खान है बेसिकली इसकी रूह रवां है, और इन्हीं से गुफ्तगू है कि ये एक जन्नत जो है खूबसूरत सी, जहाँ पे खरगोश हैं, जहाँ पे मुर्गियाँ हैं, जहाँ पे तोते हैं, जहाँ पे रंग बिरंगे परिंदे हैं, और साथ यहाँ पे पानी बह रहा है, और उसके साथ ये फलाही मंसूबा भी है, और उसके साथ लाइब्रेरी भी है। आप इमेजिन कीजिए कि साहब जो हैं ये कहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, मतलब कमाल आपने ये तमाम जो कोई बचपन पे होता है ना, मेरा बचपन से ये ख्वाब था कि मैं इस तरह का, ये कोई बचपन का ख्वाब था। शायद ख्वाब तो था लेकिन इतनी डिटेल्स में नहीं था। चीज़ें वक्त के साथ डेवलप हुई। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूँ तो कि मैं अपने आप को इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत तस्वर करता हूँ कि दोस्तों में वो लोग मौजूद हैं जो इल्म को, किताब को, नेचर को, फलाही कामों को, इंसानियत दोस्ती को पसंद करते हैं, और हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सपोजिटली जब ये शुरू हुआ अभी ये परिंदों या इस नदी का, तो ये ऐसा नहीं था। अच्छा। लेकिन कुछ दोस्त आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये वाले पौधे भी हो सकते हैं, यहाँ पर अगर नेचुरल से टच हो ये चीज़ भी हो सकती है। जब हम थोड़ा सा चले तो कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि आप वैसे भी एक फलाही प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो क्यों ना इस इलाके के लोगों के लिए कुछ बैठने की, किताब पढ़ने की, बहुत सारे लोग हैं जो किताब ख़रीद नहीं सकते, या ख़रीद सकते हैं तो उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलती जहाँ पे वो बैठ के कर सकें। तो हमने सोचा ये अच्छी बात है, और इस तरह फिर लाइब्रेरी बनी, इंस्टीट्यूट बना, उसके साथ ट्यूशन एकेडमी बनी, और अब एक सिलाई सेंटर बन चुका, एक वाटर प्लांट लग चुका। तो इस तरह से ये डेवलप होता रहा, दोस्त, अहबाब, असातिज़ा और ज़िंदगी में मौजूद अच्छे लोगों के मशवरों से कुछ थोड़ा बहुत ख्वाब मेरा भी शामिल कर। तो ये बताइए कि ये पूरा जो बंदोबस्त है, इसमें अगर मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी को देखूं तो आपने अपनी रूह के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है, यानी स्पिरिचुअली भी आपको खुशी होती है जब आप लोगों के काम आते हैं, एक फलाई मंसूबा भी, साथ आप नेचर के साथ भी हैं, फिर आपने अपने ज़हन को ज़रखेज़ बनाने के लिए किताबें भी रखी हुई हैं, यानी इतना तनव्वुर है, बल्कि मैं कहूँगा कि कंप्लीट पैकेज है जी। और ये जो कंप्लीट पैकेज है, ये आप, जहाँ तक मुझे आपसे पहले बात हो रही थी, तो आप इस्लामाबाद में जॉब करते हैं जी, ऐसा अच्छा शहर और वो सब कुछ छोड़ के, तो ये ख्याल कैसे आया कि यहाँ पे आया जाए? देखिए वक़ार साहब, बुनियादी चीज़ जो हमने अपनी ज़िंदगी में सीखी वो ये होती है कि जैसे स्मॉल टाउन, छोटे शहर के बच्चे पढ़ लेते हैं, वो खुशनसीबी से उन्हें ये मौके मिल जाते हैं कि वो बड़े शहर चले जाएं। तो हम मुल्क से बाहर तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। तो ये भी कुछ सोचे कि देहातों से उठकर शहर जाने वाले लोग अपनी ज़िंदगी को तो बड़े ज़बरदस्त बना लेते हैं, उन देहातों का, उन इलाकों का, उन छोटी जगहों का जहाँ से वोट कराते हैं, उनका क्या होगा। ये बड़ी अर्ज थी शुरू से ही, जब थोड़ा बहुत हमने, कि हम बैठे इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, तो ये ख्याल आता था कि यहाँ पर लोगों के पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप्स हैं, मेरे गांव के बच्चों का, नौजवानों का क्या होगा। फिर सोशल मीडिया का इसमें बड़ा किरदार है कि आपको महसूस होता है कि छोटी छोटी जगहों पर कोई 1, 2, 4, 6 ऐसे दिमाग हैं जो ज़रखेज़ हैं, जो सोचना चाहते हैं, लेकिन वो रोज़ाना इस्लामाबाद ट्रेवल नहीं कर सकते किसी अच्छी मजलिस के लिए, ठीक है, वो अच्छे स्कोप के लिए नहीं जा सकते। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी फैसिलिटीज़, कुछ इस तरह के हॉस्पिटल्स, इस तरह के प्रोजेक्ट्स उन गाँव में, इलाकों में करें। आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाका है जी, यहाँ पे ये बाकी चीज़ों को छोड़कर हम अगर सिर्फ हॉस्पिटल को देखें तो ऐसा है कि रात में इमरजेंसी में मरीज़ को कंधों पर चारपाई पर उठा कर लाया जाता है। उसकी मिजरी देखें कि उसने घर से उसको उठाकर सड़क तक पहुँचाना है, सड़क से फिर उसने गाड़ी हायर करनी है, रात में तो यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता है कि अब हायर करनी है, फिर उसने 35 से 40 किलोमीटर मानसरा सिटी जाना है, और अगर वहाँ नहीं तो फिर एबटाबाद जाना है। तो ये ट्रैवलिंग में उस इमरजेंसी वाले मरीज़ पर क्या कुछ गुजरती होगी। तो दैट्स द होल ड्राइव बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट, कि हम
फैसिलिटीज़ को उनके करीब लेकर जाएं। बहुत खूब। आपने बीच में एक फ़िक्रा कहा था कि लोग जो हैं वो फिर शहरों में चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी तो वो बहुत बेहतर कर लेते हैं, लेकिन जो है वो पीछे का नहीं देखता। मेरे ख्याल ये भी मौजूदी बात है, एक सब्जेक्टिव बात है कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, यानी क्योंकि देखा जाए तो मेरा मतलब है कि शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, चले मुझे शामिल कर लें जी, तो मैं तो रश की निगाह से देखूंगा इस तरह की जगहों पे, इस तरह की जगहों को, इस तरह के ये जो आपने कंप्लीट एक पैकेज बनाया हुआ है जी। तो ये मौजूद बात होगी ना कि मतलब हम शायद उन लोगों को इस तरह का इदराक नहीं होता कि ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे है जहाँ पे लोग घरों के नंबर से नहीं बल्कि मकीनों के नाम से पहचाने जाते हैं। जी। वहाँ एक खूबसूरती तो होती है। वकार साहब, मैं वंस अगेन आपकी बात से एग्री करते हुए छोटा सा एक पॉइंट साथ ऐड करना चाहूँगा। ये जो जज्बात और एहसासात की खूबसूरती पिन्हा है किसी भी देही इलाके में, ये ज़ाहिर है यहाँ पर है, लेकिन शहर में वो नंबर गेम भी तो चलती है ना। कुछ माली इंसेंटिव्स, आपको अच्छे स्कूल, अच्छे तालीमी या मुस्तकबिल का वो वाली जो ब्राइटनेस हम फील करते हैं कि पढ़े लिखे एजुकेटेड अफसर बनना वगैरह वगैरह, शायद वो बड़ा एक अट्रैक्शन होती है लोगों के लिए। और फिर अपनी लाइफ जैसी भी मिजरी में गुजर रही हो, नंबर उनको उनके नाम शनाख्त के बजाय हाउस नंबर और गली नंबर के से सही, रोबोटिक से ही, पड़ोस में कौन है उसका पता नहीं। आपने फील किया होगा कि यहाँ पर आसपास जब आए 2-4 लोग उनका यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सलाम दुआ के लिए आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं, हालात डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन टच यहाँ पे खूबसूरत है। जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, आपको तख्लीकी काम के लिए यानी बड़ा बाकायदा मुआविन साबित हो सकता है। जिस तरह हम थोड़ी देर पहले फ़्लो की बात कर रहे थे, तो वो आपको फ़्लो में लेके जा सकता है। तो वकास खान की जब मैं देखता हूँ इतनी खूबसूरत कलेक्शन, इतना, और उसने आपको यकीनन आपके ज़हन को ज़रखेज़ी भी दी, सब कुछ दिया। आपका ख़ुद कोई लिखने लिखाने का मतलब, और स्पेशली मैं चाहूँगा कि ऐसी जगहों पे फ़िक्शन तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। जी एग्जैक्टली। तो कभी आपका ज़हन में आया? देखिए, मैं अपने आप को कोई राइटर तो नहीं समझता, लेकिन कोशिश होती है, काविश फेसबुक पे होती आपके मदाह आपको समझते हैं। कोशिश होती है कि जो आप समझते हैं या लिख सकते हैं तो अच्छे बेहतरीन अंदाज में एक कम्युनिकेशन लोगों के साथ रहे। यकीनन ये बड़ी बात है कि आप एहसासात को, जज्बात को और नेचर को ट्रांसलेट कर सकें लफ्ज़ों के ज़रिए और लोगों तक पहुंचा सकें। इन फ्यूचर यकीनन अगर इस तरह का कुछ वो हुआ तो मैं आई वुड लव टू। करंटली ये है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ और अपनी हम्बल सी कैपेसिटी में जो कुछ कोई सर्व कर सकता हूँ वो है। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा खरगोश डिस्टर्ब कर सकता है, कोई कबूतर, मतलब वो, और खरगोश भी आपके बड़े मज़े के हैं। सुबह से लेके शाम तक वो खाते रहते हैं जी। मतलब ये भी अजीब मशीन है। तो बहरहाल एनीवे बहुत ही खूबसूरत जगह। तो बहुत शुक्रिया। और कराकोरम हाईवे के किनारे पे जो कहानियाँ हैं वो ऐसी ऐसी खूबसूरत कहानियाँ हैं। इसी वजह से शाहराह रेशम जो है उसको सिर्फ सड़क नहीं कहा जा सकता है, इसको आप सकाफ़ती, और जिसको हम कहते हैं कि एक सकाफ़ती अजायब घर आप कह सकते हैं। ये एक पूरा अजायब घर है कराकोरम हाईवे, एक तारीखी और सकाफ़ती अजायब घर है। तो इस पे हमारा सफ़र जारी है। कराकोरम हाईवे पर हम मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हैं वो इस तरह दरियाफ़्त करते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए सफ़र है शौक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान के दिया फुटबॉल क्लब को ख़वातीन और नौजवानों के फुटबॉल की तरक्की में नुमायां ताउन करने पर वर्ल्ड स्कूल समिट अवार्ड से नवाजा गया है। और दिया विमेन फुटबॉल क्लब, जिसे दिया WFC या दिया विमेन FC भी कहा जाता है, कराची में मुकीम पाकिस्तानी ख़वातीन की फ़ुटबॉल एसोसिएशन और फुटबॉल क्लब है। वर्ल्ड स्कूल ऑफ समिट के ज़ेर तमाम दुबई में अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़ुटबॉल में ख़वातीन की अहम कामयाबियों को जश्न मनाते हुए पाकिस्तान फुटबॉल की 2 नुमाया शख्सियात
सादिया शेख और नाइला शेख को फुटबॉल के लिए उनकी शानदार खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया है। और दिया फुटबॉल क्लब की बानी सादिया शेख, जो कि फीफा की जानिब से पाकिस्तान की पहली सनद याफ्ता फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको विजनरी लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। खवातीन के फुटबॉल को फ़रोग़ देने के लिए उनकी अनथक काविशें हैं। लातादाद लड़कियों नौजवानों को इस खेल में हिस्सा लेने की उन्होंने तरगीब दी है। मजीद इस शानदार अवार्ड और पाकिस्तान में फुटबॉल के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों इस वक्त मौजूद हैं। सादिया, नाइला, आपको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे पहले सादिया हम आपसे बात करते हैं, ये बताइएगा कि पहले आपको जो ये अवार्ड मिला है इसकी तफसील थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी पुरजोश है आप इस अवार्ड को हासिल करने के बाद? देखिए जी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी ये ऑनरी डिग्री लूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सादिया शेख से डॉक्टर सादिया शेख का जो अमल है वो बहुत बहुत लॉन्ग है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इन लोगों ने आउट ऑफ 25 कंट्रीज मुझे ये अवार्ड दिया। इसमें 2 खवातीन को ये अवार्ड मिला, एक मैं हूँ पाकिस्तान से, दूसरी एक फिलीपीन से थी। तो ये नॉट ओनली आज या कल, ये बरसों की जो मेरी काविश थी उसको देख के ये अवार्ड मिला गया है। सही सही, और हमें बड़ा फख्र है आप पर और आपके काम पर जो आप कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे क्लब को ये अवार्ड दिया और मुझे, क्योंकि मैंने आज से पाकिस्तान में तकरीबन 18 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए पाकिस्तान को, उसके अलावा तकरीबन लगभग 5000 से 7000 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन किया है पाकिस्तान में, जो आज डिफरेंट क्लब, टॉप क्लब्स और डिपार्टमेंट्स में खेल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है जी। अच्छा नाइला, आप बताएं, आपके ख्याल में कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन फ़ुटबॉल में अपना लोहा मनवाना चाहती हैं, फ़ुटबॉल जो है उसे खेलना चाहती हैं प्रोफेशनली, उनका? जी, मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया और अपनी बात को जो है वो हम आपके जरिए पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है और पाकिस्तान में टैलेंट का, पाकिस्तान में फुटबॉल में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। खवातीन हो, बच्चे हो, आप देखें कि अगर मैं प्ले ग्राउंड की बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर नज़र घुमाती हूँ कराची में तो फुटबॉल और फुटसॉल का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ग्राउंड मिलते हैं और हर एक ग्राउंड में बच्चे, बड़े, इवन के अबव द एज भी जो है ना इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करते हैं या दूसरे एरिया की, अगर हम मेट्रोविल जाते हैं, लियारी हमारा एक मेन है, मेट्रोविल के बच्चे खास तौर पर जो है ना इस गेम को बड़े शौक से खेलते हैं। वो भी अंडर प्रिविलेज एरिया है, वहाँ भी बच्चे, लड़के हों, खवातीन हो, जो डेली रोजमर्रा की मतलब अपनी चीजों से पूरा सूरा मतलब उनका होता है करना, लेकिन उसमें अगर आप उन्हें ये प्लेटफॉर्म दें तो माशाल्लाह उनमें फुटबॉल का काफी टैलेंट मौजूद। औरंगी का एरिया आप देखो, ऐसे और भी कराची के ऐसे एरियाज हैं जहाँ मतलब हमें अभी भी ऐसे एरियाज हैं जो हमारी नजर से शायद अभी भी ना गुजरे हों और जहाँ ये टैलेंट अभी भी मौजूद है बच्चों में, क्योंकि खेल एक ऐसा शोबा है ना जहाँ से बच्चा हो चाहे बड़ा हो, फीमेल्स हो, अपनी जो है वो अपने आप को, अपनी शख्सियत को उभार सकता है। और ये देख रहे हैं हम कि नाइला, सादिया, आप 2 खवातीन खुद हैं, इस शोबे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, इसकी तरवीज के लिए काम कर रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सादिया, आप बताइएगा, एक सनद याफ्ता एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आप क्या देखती हैं, पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कैसा नजर आता है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में बच्चों को, सबसे पहले मैं यूथ की अगर बात करूं, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं इंटरनेशनली इस गेम की वजह से, और किसी भी आप देखें बाहर स्कॉलरशिप मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अर्बन सिंध से बच्चे मेरे स्टूडेंट्स गए हैं जो आज लंदन की या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टॉप यूनिवर्सिटी में जॉब्स करें। हाजरा खान माशाल्लाह आप जानते हैं पाकिस्तान की एक्स कैप्टन, वो कनाडा पहुंची नहीं है। तो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंटरनेशनली ग्लोबल स्पोर्ट है, और अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पीछे रह जाएं। 110% आप बाहर आगे जाके बहुत आगे अपने आप को इसमें ले जा सकते हैं। और मैं इसकी एक मिसाल कि एजुकेशन एंड फुटबॉल
should go hand in hand. और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि बेटा ये दोनों चीजें जब आपके साथ होंगी तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे जाओगे। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, आप दिया फुटबॉल क्लब की बानी भी हैं, पूरे सफ़र में कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको पता है पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो हर जगह बिल्कुल है। हम नहीं होके सोचते, मैं मी माई सेल्फ होके सोचते, इस तरीके से हम बहुत पीछे रह गए थे। अगर एज अ कॉम हम सोचना शुरू करें हम की तरह, हम बहुत आगे जाएंगे। सेकेंड ये विमेन को आप आज देखते हैं कई स्पॉन्सर्स लेने जाएं तो मेन को बहुत स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, विमेन को इतनी मुश्किलात होती हैं। हमारे पास अपना ग्राउंड कहलाने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। कहते हैं तो है गवर्नमेंट वाले कि जी ये हमने विमेन के लिए खोले हैं ग्राउंड, विमेन जाए। आप मुझे बताएं जब हम वहां पे जाते हैं, नहीं आज तो बुकिंग नहीं है क्योंकि मेल्स के ये मैचेस हैं। दिस इज नॉट फेयर विद अस। अच्छा, ये नायला आपका भी यही ख्याल है या आपको लगता है कि ख़वातीन होने की वजह से, क्योंकि आप तादाद में कम हैं, तो कुछ थोड़ी सी सपोर्ट आपको मिल जाती है दूसरे मर्दों से ज़्यादा? क्योंकि मर्दों में तो हम देखते हैं पूल बहुत बड़ा है, लेकिन ख़वातीन में इतना छोटा है कि वो पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कहीं पे इसकी वजह से भी सपोर्ट ज़्यादा हो सकती है? जी, मैं ये जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है ना, तो मैं यही देखती हूँ कि जहाँ ग्राउंड बने हुए भी हैं, मतलब ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ग्राउंड्स ओपन होने चाहिए, जो ओपन है उसे मतलब उनके दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं, वहाँ खेलना बच्चों का। और सेकंड थिंग, मैं जहाँ खवातीन की बात करती हूँ तो उनको मौका, उनके पास खेलने का मौका है लेकिन वसाइल कम है। अगर स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो खवातीन को स्पॉन्सरशिप लेने में काफी वक्त लगता है। जहाँ तक बॉयज का देखें तो हर दूसरे या तीसरे दिन हम इवन के ग्रुप्स में भी देख रहे होते हैं कि आज बच्चों का, आज बॉयज का ये टूर्नामेंट है, हर एज ग्रुप का, इवन के मेंस का भी। लेकिन जहाँ फीमेल की बात आती है वहाँ में मतलब हमें सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, कहना पड़ता है, और उसका भी रिप्लाई तकरीबन 2, 3, 4 महीने बाद आता है कि हाँ फीमेल को हमें जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। चूंकि शायद हमारा माशरा ऐसा है जहाँ फीमेल को कम सपोर्ट की जाती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सिर्फ 4 दीवार है और उसी के गिर्द जो है वो लेकिन नहीं, आजकल हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, फीमेल भी वही काम कर सकती है जो मर्द कर सकते हैं। वो भी अपने घर का चूल्हा, अपने घर को देखने के साथ साथ कमाती भी हैं, घर से बाहर भी निकलती हैं, इवन के बीमारी जो भी होती है उनमें साथ ना सिर्फ आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और सादिया साहिबा और नाइला साहिबा, आप जैसी खवातीन अगर होंगी तो नो डाउट जिस तरीके से आप ये काम कर रही हैं, जिस तरीके से आपका फुटबॉल क्लब खवातीन के लिए काम कर रहा है, तो ज़रूर आपके ये फुटबॉल की बात करें इसमें खवातीन छा जाएंगी हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही हम लेंगे एक्सप्रेसो में छोटी सी ब्रेक, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, आपसे हमने वादा किया था बहुत सारे एक्सप्रेसो टैलेंट्स और हीरोज से मुलाकात करवाएंगे। अब जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अपनी पहचान तो काफ़ी अरसे से वो बना चुके हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ माह से सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं कि आप भी यकीनन नहीं जानते होंगे। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं आप पहचान चुके होंगे और आपको पता होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के मालिक, सोशल मीडिया सेंसेशन अब्दुर्रहमान हावी, जो कि हमारे साथ एक्सप्रेसो स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनकी मुनफरिद आवाज़ के पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग दीवाने बन चुके हैं। और बगैर किसी तवक्कुफ के हम चाहते हैं कि उनसे ज़रा आपकी बातचीत कराई जाए और उनसे हम कुछ सुने भी। अब्दुर्रहमान, चले आपको सबसे पहले ये बताइएगा, लाखों लोग चाहने वाले इस वक्त उमड़ आए हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, आपके फैंस की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? I feel very surreal honestly. फैंस इंक्रीज करना और ये सब, इट वाज नेवर अ टारगेट। मेरा टारगेट हमेशा यही था कि आई लेट पीपल सी माई आर्ट एंड आई लेट देम अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। और अगर वो ये समझ जाएं तो फिर जिसको लुत्फ उठाना लुत्फ उठाए, जिसको नहीं उठाना वो ना उठाए। वो तो थोड़ा सा ये बताइएगा, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप बैकग्राउंड के बारे में, अपने बारे में, सफ़र कैसे शुरू किया आपने? सफ़र मैंने शायद जब चलना शुरू किया तभी से गाना शुरू कर दिया था। ज़बरदस्त। और लिखना भी तकरीबन बहुत यंग एज से ही लिख रहा हूँ मैं। तो बस वो चीज़ें जो हैं वहाँ से डेवलप होती गई। फिर मैंने एक और ज्वाइन कर लिया, मेरा बैंड था
and now I'm working solo right now with Harvey. So that was the whole crux of the situation. बहुत लंबा सफ़र है, but I'm here now. तो बस it's just challenges भी होंगे सफर के, यकीनी तौर हाँ पर। absolutely there is challenges, हर सफ़र के तो challenges सुरों होते के हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, तो हम सब कि जी। हम उनके सब मद्दाह हैं, उनके फैंस हैं, तो आपका इतना ज़्यादा लगाव उनसे कैसे हुआ? जो आप उनका, जब भी कोई उनका कलाम आप गाते हैं या पढ़ते हैं, तो वो मतलब किसी और फेज में आप चले जाते हैं जो हम देख सकते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें, तो इस हवाले से भी बताएं। I think he understood me. अच्छा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वो मेरी हयात उनकी हयात से कोइंसाइड वाह। बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन ही अंडरस्टूड मी एंड आई मतलब ऐसा भी होता है कि उनका कलाम सुनते हुए मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इस बात पे कि आई एम लिसनिंग टू हिम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क एंड आई रेजोनेट विद व्हाट ही सेज व्हेन ही सेज इट। मैं वो तो उस्तादों के उस्ताद हैं, और जो कनेक्शन उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों से बनाया, मेरा ख्याल है उन्हीं में से आप भी उन फील करते हैं। हाँ, मैं उनका लाखों में से एक फ़ैन हूँ, और इनफैक्ट म्यूजिशियन होने के बावजूद टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से तो वो हैं सबसे बड़ी आवाज़, लेकिन मैं उनसे इमोशनली बहुत कनेक्ट करता हूँ उनके काम कैसे के थ्रू। बताएंगे? पता नहीं, उनके अल्फाज में, उनके अदायगी में एक सच्चाई है जो शायद बयान नहीं हो सकती है। और आपको पता है कि यही शायद आपकी चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट कर पाते हैं जो आपका म्यूजिक है उससे। यू आर हीलिंग पीपल, लाइक जो आपकी प्रोफाइल पे हम देखते हैं, या फैंस का भी हम तस्करा कर रहे थे, तो आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है अपनी ऑडियंस के साथ। तो लाइक आप पहले कैसे जज कर लेते हैं कि ये लोग मुझसे ये सुनना चाह रहे हैं और मैं उनसे ऐसे कनेक्ट करूं? कुछ नहीं, हम हाले दिल बयान करते हैं अपना और उनका, और कोशिश करते हैं कि उससे हम जितना करीब तर हो सकें और जितना ऑनेस्टली उसको बयान कर सकें हम कर देते हैं, तो लोगों को भी समझ आ जाता है। मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि ये इन लोगों को पसंद आएगा। अच्छा। इनफैक्ट यूजुअली जो कवर्स मैं कर रहा हूँ वो लोग या तो भूल चुके हैं गाने, या तो वो नहीं करते, या तो वो सुनते नहीं है। वो उनका एक फिर से एक सॉर्ट ऑफ रिवाइवल ही चल रहा है। उसकी वजह ये है कि ये, या फिर ओरिजिनल्स भी जो हैं मेरे, जो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह, वो भी जो हैं, अबिस एक गाना है, फिर रात एक गाना है, ये गाने भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। उनकी वजह ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कहीं ना कहीं उससे खुद कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, यही कनेक्शन के बारे में हम जानना चाह रहे थे। देखिए, आप जैसे जो बहुत यंग लोग हैं, बहुत दूर हैं क्लासिकल से और नीम क्लासिक की गायकी से, और गायकी तो दूर की बात, सुनते भी कुछ लोग कम ही हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी सुरीली आवाज़ उनके सामने आती है तो वो उनके साथ एकदम से कनेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे कि अब आपके साथ आपके फैंस कर रहे हैं। तो आपका कनेक्शन इस मौसीकी से कैसे हुआ? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि मैं क्लासिकल गायकी को क्लासिकल गायकी की तरह क्लासिफाई नहीं करता। मैं वो क्लासिफिकेशन या जॉनर वाइज बाउंड्रीज बनाता ही नहीं हूँ म्यूजिक में। गुड। ये एक अजीब सा सिनारियो है, बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर यू गो टू, द फर्स्ट थिंग दे आस्क अबाउट योर ट्रैक इज ये कौन सा जॉनर है, एंड दैट्स फाइन, एवरीवन हैज देयर जेडीज, राइट? दे हैव टू मेक श्योर कि वो एक काइंड ऑफ साउंड पैलेट बनाए, लेकिन मेरे दिमाग में ये बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो इफ आई एम सिंगिंग समथिंग, आई ट्राई टू सिंग इट टू द कोर ऑफ डिलीवरिंग एन इमोशन रादर देन डिलीवरिंग अ जगह। तो वो मेरे दिमाग में वो डिस्टिंक्शन है नहीं, तो आई थिंक उस वजह से जो जेन ज़ी हैं हमारी, उनको वो डिस्टिंक्शन महसूस भी नहीं होने देता। उसके अलावा दूसरा पहलू ये है कि हम चाहे जितने दूर हो जाएं, लेकिन हम मिट्टी के तो यहीं के हैं, और यहाँ की सुर और ताल वो हमारे लोगों में बसता है, तो लोगों को फिर वो जब सुनाई देता है तो they resonate with it immediately। तो फिर हाँ भाई, वैसे फैंस सारे वेट कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, तो कुछ सुनाए। हमें पता है सुबह सुबह गाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमारे लिए बोलना मुश्किल होता था, आपके लिए गाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टिल वी रिक्वेस्ट क्या यू, सुनना चाहेंगे आप लोग? आप कुछ भी सुनाए। कुछ भी सुना देते हैं। तो अब जैसे ये कव्वाली है ना, इसका मैसेज ये है कि मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती हैं, दिल आवाज़ें लगाता है। तो when I'm singing this, right now I'm singing it in a very calm tone. Usually मैं थोड़ा ऊंचा और loud exactly हाई नोट्स पे गाते हैं आप। हाँ, तो अब जब ये गा रहा हूँ तो now in my head the song has changed its meaning, right? अब ये गाना एक इल्तिजा नहीं रहा इस सेटिंग में, ये गाना अब एक तंज या एक हल्का सा एक वो हो गया है, मजाक हो गया। तो वो इमोशन आपकी गायकी के